अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको डिस्कस करेंगे। ये एक सेक्शन है, उसका कुछ थोड़ा सा ही रहता है तो हमें इसको रिपीट करना होगा। तो बाकी जो चैप्टर नंबर 11 है उसको फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अगेन जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी और कुछ रहती थी। आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री। ये क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सिमेट्री शो करते हैं। अब सिमेट्री है क्या? सिमेट्री होती है रेपिटेशन ऑफ एंगल्स, यानी एंगल का रिपीट होना या एजिस का रिपीट हो जाना या उसके साथ फेसिस का रिपीट होना। कब? व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड, जब हम उसको रोटेट करते हैं अबाउट 360 डिग्री एंगल पे। यानी 360 पे जब हम कोई भी क्रिस्टल है, जैसे स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल है वाटर है, H2O। अब ये अगर क्रिस्टलाइन यानी आइस की फॉर्म में है तो क्या होगा कि ये इसकी शेप है, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं, रोटेट कैसे करवाएंगे? हम इसका एक एक्सिस देखेंगे सेंटर, उसके गिर्द इसको रोटेट करवाए, यानी ये हमारे पास जो है इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑक्सीजन है। तो अब हम हाइड्रोजन को, इस वाले को इधर और इस वाले को यहाँ पे, यानी रोटेट करवाएंगे। जब हम रोटेट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इस तरह जो हमें शेप नज़र आ रही है, ये कितने एंगल्स के बाद अगेन हमें यही शेप नज़र आ जाए। यानी ये जो एज है जहाँ पर ये हाइड्रोजन है वहाँ पर दूसरे वाला हाइड्रोजन आ जाए। जिस तरह ये फेस है उसी तरह फिर अगेन कितने एंगल्स पर घुमाएंगे वही फेस आ जाए। जितना एंगल्स अब है इनके दरमियान उतना ही रिपीट करने के बाद, रोटेट करने के बाद दोबारा एंगल्स आ जाए। इसे हम कहते हैं सिमेट्री। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सिमेट्री नहीं शो करते और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में है और वो सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। तो स्टूडेंट, सिमेट्री हमारे पास जो है ये एंगल्स की एक रिपीटेशन है। यानी आप मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएं तो आप देखते हैं कि कितनी रोटेशन के बाद, 90 के बाद या वो 170 के बाद, 270 के बाद या 360 के बाद जो है वो क्या रिपीट होता है, उसमें एंगल्स या नहीं रिपीट होता। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें वो रेपिटेशन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि उनमें सिमेट्री नहीं होती। आगे सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब स्टूडेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन जैसे हमारे पास जो है ये पेज है, इसका ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट वाला, इसे हम प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये प्लेन है। अगर हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को काट दे दरमियान से, यहाँ से, तो क्या होगा? एक पार्ट इधर आ जाएगा, दूसरे वाला इधर। इसका मतलब है ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने इक्वल है। यानी इनको काटने से जो मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। जैसे ये हैंड जो है वो दूसरे हैंड का बिल्कुल क्या होगा? मिरर इमेज। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ये मिरर इमेज बन जाते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल्स में इस तरह उनको दरमियान से हाफ करने से वो एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं तो हम उन बोलते हैं कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। उसके बाद है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो अगेन एजिस, यानी ये हाइड्रोजन 1, इसको मैं कह देता हूँ, इसको कह देता हूँ 2। अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ 180 पर तो ये हाइड्रोजन 1 इधर आ जाएगा और 2 वाला इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसके एक्सिस में सिमेट्री है। उसके बाद है स्टूडेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? आप इसको ऐसे समझे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक कोई मॉलिक्यूल है, इसकी ये शेप है। अब इसका अगर मैं सेंटर देखता हूँ तो सेंटर से तमाम इधर उधर के मॉलिक्यूल्स के साथ इक्वल डिस्टेंस है, तो मैं कहता हूँ इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी शेप कुछ इस तरह है। अब इसका अगर मैं सेंटर देखता हूँ तो यहाँ पर इसका अगर डिस्टेंस में भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन ये ऐसा भी हो भी सकती है कि यहाँ पर और इसका भी फासला एक जैसा हो। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं शो करते। तो ये हमारे पास जो है वो सिमेट्री, यानी आप वाटर की एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। स्टूडेंट, हैबिट का मतलब होता है जैसे आदत, कि एक क्रिस्टल की आदत। यहाँ पे आदत का मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रही है, यहाँ पे उसका मतलब है कि शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, यानी वो शेप जिसमें एक क्रिस्टल बनती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बीकर में वाटर है,
हम इसको क्या कर रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब एक टाइम आएगा जिस पे ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आएगा तो उससे पहले कुछ इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे। अब ये अंडर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, हम आइस आइस को इसको ठंडा कर रहे हैं, तो जो आइस की क्रिस्टल होती है वही यहाँ पे बनेगी जिस तरह की आम नॉर्मल होती है। तो हम कहते हैं कि वो शेप जिसमें क्रिस्टल जो है वो ग्रो करती है, इसे हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अगर स्टूडेंट मैं इसका टेम्परेचर जो है चेंज कर दूं, या इसको बहुत तेज़ी से सडनली ठंडा करूं, या फिर इसमें मैं कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देता हूं, NaCl या कुछ और इसमें ऐड कर देता हूं, तो क्या होता है, ये जो आइस की क्रिस्टल है वो कोई भी जो उसकी ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल वो होती है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस है उसको आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में या ठंडा कर रहे हैं, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है, और फिर जो है उसकी कंडीशंस जो है अगर आप नॉर्मल रख रहे हैं तो वो उसकी क्रिस्टल वही होंगी जिसमें वो आम तौर पे जो है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, अदरवाइज़ वो चेंज हो जाती है। अब आपकी बुक में उसने जो है वो एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि अगर हम NaCl की बात करें, सोडियम क्लोराइड, इसकी जो होती है वो क्यूबिक फॉर्म होती है। अगर हम इसमें 10% यूरिया ऐड कर दें, अब यूरिया ऐड करने से इसकी जो क्यूबिक फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी नीडल लाइक शेप में, यानी नीडल लाइक क्रिस्टल बन जाएगी। और देखें, क्यूबिक और नीडल लाइक में इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसका मतलब है इसकी क्रिस्टल जो है वो ज्योमेट्री जो है वो चेंज हो गई है। तो क्या हुआ, हमने कंडीशंस चेंज कर दी। तो अगर हम कंडीशंस ना चेंज करते, यानी 10% यूरिया ना ऐड करते, तो इसकी वही फॉर्म होनी थी क्रिस्टलाइन जो आमतौर पे ये होती है, यानी NaCl इसकी जो है वो क्यूबिक फॉर्म होती है। तो इस तरह हैबिट ऑफ क्रिस्टल को जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं, और हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है, वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो देखिए वर्ड से पता चल रहा है सेम, मॉर्फिज्म मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं, और वो एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टलाइन, और जिनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है हम उनको कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। क्या बोलते हैं उनको? आइसोमॉर्फ्स। जैसे हमारे पास जो है सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3, पोटाशियम नाइट्रेट है। अब ये जो है इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, वो कौन सी है? वो रोम्बोहेड्रल है डिफरेंट ये दोनों, लेकिन रोम्बोहेड्रल इनकी फॉर्म है। ऐसे ही पोटाशियम सल्फेट है, K2SO4, K2CrO4, इसकी हमारे पास और दो रोम्बिक है। ऐसे ही स्टूडेंट नाइट्रेट कार्बोनेट की ट्राई एंगुलर, यानी ये दोनों है डिफरेंट एनाइंस हैं, लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, अरेंजमेंट इनकी। आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एलिमेंट भी शो कर सकते हैं और इसको कंपाउंड भी शो करते हैं। और इस तरह यहाँ पर हमने जो है वो एक और बात आपने याद रखनी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखें, ऐसा नहीं होगा कि सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट एक जैसी ज्योमेट्री शो कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन इनकी स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है। देखिए, इसमें सोडियम है, इसमें पोटाशियम है। दूसरा हमारे पास नाइट्रेट नाइट्रेट तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें पोटाशियम और सोडियम में फ़र्क है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। और इस तरह एक इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इनमें एटॉमिक रेशो जो है वो एक जैसी होती है। जैसे देखें, सोडियम 1 इसमें रेशो, नाइट्रोजन वो भी 1, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास जो है ऑक्सीजन कितने, 3 है। तो इधर भी देख ले, पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3। इसकी बात करें, इसमें भी सेम ही ऐसे ही, यानी 2 हमारे पास जो है वो पोटाशियम, और ऐसे ही सल्फ़र 1 है, और इसके साथ ऑक्सीजन कितने, 4। यहाँ पर भी ऐसे ही क्रोमियम यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन 4 है, पोटाशियम यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब है कि इनमें एटॉमिक रेशो जो है वो सेम होती है। जिनमें एटॉमिक रेशो सेम हो, वेव कम्बिनेशन सेम हो, तो वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं? वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। और उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। वेव कम्बिनेशन सेम होता है, एटॉमिक रेशो उनकी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी वो डिफरेंट होती है।
ये आपने जो है ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने। अक्सर जो है वो इसमें डिफरेंस आ जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में, आइसोमॉर्फिज्म में और पॉलीमॉर्फिज्म में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या होता है स्टूडेंट? पॉलीमॉर्फिज्म जो है इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर, यानी इसमें देखें, इसमें हमारे पास टू डिफरेंट कंपाउंड और सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसमें एक ही कंपाउंड लेकिन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। The phenomena in which compound exist in more than one crystalline form is called polymorphism। और हम इन सब्सटेंस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इन सब्सटेंसेस को या इन कंपाउंड को हम पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की है, सिल्वर नाइट्रेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट ये रोम्बोहेड्रल में भी है और ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है। सिल्वर नाइट्रेट है, ट्राइगोनल में भी है, ऑर्थोरोम्बिक में भी होता है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो स्टूडेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। देखें, क्योंकि रोम्बोहेड्रल में जो अरेंजमेंट है इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अरेंजमेंट चेंज है। इसकी अरेंजमेंट और है, इसकी अरेंजमेंट और है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मतलब अगर रोम्बोहेड्रल या ऑर्थोरोम्बिक ये दोनों में से अगर आप किसी एक का रिएक्शन देखते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम, इसमें भी कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बोनेट। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट में भी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। ये हमारे पास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म है कि ये एक कंपाउंड का फिनोमिना है, यानी एलिमेंट का फिनोमिना नहीं होता, ये कंपाउंड का फिनोमिना है। इसी तरह इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट जो होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये आपने पॉइंट्स है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है एलोट्रॉपी। अच्छा, ये याद रखें, जो आइसोमॉर्फिज्म है या पॉलीमॉर्फिज्म सॉरी, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म वो एक मैंने आपको बताया वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, लेकिन एलोट्रॉपी जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंटल प्रॉपर्टी है। ये आपने जो है वो याद रखना है इसमें फ़र्क, कि जब हम एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी टर्म बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम एलिमेंट्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है एलिमेंट, वहाँ पर क्या था सब्सटेंस या कंपाउंड। तो जो एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए हम उसे कहते हैं एलोट्रॉप्स, या हम इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो टिन SN है। ये ग्रे टिन यानी क्यूबिक फॉर्म में होता है, और दूसरी इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है, ये टेट्रागोनल, यानी वो होता है वाइट टिन। ये ग्रे टिन होता है वो वाइट, और इसकी ज्योमेट्री क्यूबिक और इसकी होती है टेट्रागोनल। कार्बन, कार्बन आपने ये आप शुरू से पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ा है कि डायमंड होती है और ग्रेफाइट होती है। डायमंड की क्यूबिक फॉर्म होगी और ग्रेफाइट की हेक्सागोनल होती है। सल्फर वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है ये MCQs में आ जाती है। सल्फर रोम्बिक फॉर्म में भी है और इस तरह मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी ये होता है। हैविंग सेम केमिकल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। देखें, क्योंकि ग्रे टिन है या वाइट टिन है, या हमारे पास जो है वो डायमंड है या ग्रेफाइट है, आखिर इन दोनों में जो एलिमेंट है वो है तो सेम। इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी टिन है, इसमें भी टिन है, तो इसका मतलब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज है? क्योंकि अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और इस तरह हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका हो सकता है, तो कंडक्टिविटी हो सकती है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये एक एलिमेंटल फिनोमिना होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कि एलोट्रॉपिक जो फॉर्म है, हम देखें ये क्यूबिक से टेट्रागोनल में कब कन्वर्ट होती है, या टेट्रागोनल से क्यूबिक में, हम इसको एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी सेम सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो को एग्जिस्ट करेंगी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अब यहाँ पर उसने सब्सटेंस लिया, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो पॉलीमॉर्फिज्म का भी हो सकता है, वो एलोट्रॉप का भी हो सकता है, वो आइसोमॉर्फ का भी हो सकता है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सिर्फ एलोट्रॉपिक फॉर्म के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड के साथ भी रिलेटेड है। यानी अगर कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, उसकी जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों सेम टाइम पे,
तो वो हमारे पास होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे ग्रे टिन है, ये क्यूबिक फॉर्म में, जब इसका टेम्परेचर होता है ना 13.2 डिग्री, तो इस पर ये क्यूबिक फॉर्म में भी होता है, ये टेट्रा में भी होता है। अगर आप 13.2 से 13.3 कर दें तो ये इसमें आ जाता है। अगर आप 13.2 से 13.1 कर दें या 13 कर दें तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म कोएग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम इसके अबव और बिलो करते हैं तो वो फ़ौरन एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी में चेंज हो जाती है, यानी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट है, ये ऑर्थोरोम्बिक में है। 120 डिग्री 128 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टूडेंट रोम्बोहेड्रल में भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक में भी हो जाता है। अगर हम अबव एंड बिलो टेम्परेचर करें तो ये हमारे पास इनमें से एक जो है वो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हासिल हो जाएगी। ऐसे ही सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट 10H2O, ये हमारे पास होती है हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब इसमें 10 वाटर के मालिक्यूल है, हम इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। अब इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 32.38 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हमारे पास जो है अब ये होती है एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस मतलब कि इसमें से आप देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 10 मॉलिक्यूल वो अलग हो गए, निकल गए हैं, ये प्रोडक्ट में अलग हो जाते हैं, यहाँ पर इसके साथ ही है। तो Na2SO4 या एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में आपने एक बात ये भी स्टूडेंट याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो हमेशा लेस होता है टेम्परेचर, यानी कम होता है किससे, मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट से ये हमेशा लेस होता है, कम होता है। क्योंकि देखें अगर हम ये मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा तो ये तो डिकम्पोज हो सकता है, यानी इसकी स्टेट चेंज ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो चीज़ लिक्विड में आ जाए तो उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। तो हम तो पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसलिए जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। लेकिन उसमें ये होता है कि एक सॉलिड जो है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।